नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 27 नवंबर तक टली किसानों की बैठक। किसान संगठनों ने 27 नवंबर तक टाली बैठक। सरकार के ऐलान पर अभी कोई फैसला नहीं। कैबिनेट बैठक के बाद होगी बैठक, आगे की रणनीति होगी तय। आईएनएस विशाखापट्टनम के साथ और बड़ी भारतीय नौसेना की ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी चीन को चेतावनी। कहा, कुछ गैर जिम्मेदार देश यूनियन सम्मेलन को गलत तरीके से प्रभाषित कर रहे हैं। मिशन उत्तराखंड पर केजरीवाल ने कहा, हर पार्टी को मिलना चाहिए सरकार बनाने का मौका। सोमवार को पंजाब जाएंगे केजरीवाल। देहरादून में खुले में प्लास्टिक और कचरा जलाने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। प्रदूषण के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म कर घर लौटने की अपील की थी, लेकिन किसान वेट एंड वॉच की नीति पर चलते दिख रहे हैं। आपको बता दें, किसानों ने आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए रविवार को बैठक बुलाई थी। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल होना था। साथ ही आपको बता दें, किसानों ने सरकार के ऐलान पर फैसले को लेकर ये बैठक बुलाई थी, लेकिन अब इस बैठक को 27 नवंबर तक टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसान कैबिनेट मीटिंग होने तक का इंतजार करेंगे, जिसके बाद ये बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए। दिल्ली की तरह ही यहां की जनता का भी भला हो। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं यहां ये ऐलान करने आया हूं कि अगर एक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम दिल्ली की तरह यहां भी तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेंगे। इसके तहत उत्तराखंड के लोगों को अयोध्या की यात्रा बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अजमेर शरीफ और सिख समुदाय के लोगों के लिए करतारपुर साहिब के दर्शन मुफ्त में कराए जाएंगे। हम लोग भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम रविवार को भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। मुंबई डाइकार्ड में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा। आईएनएस विशाखापट्टनम मिसाइलों और पनडुब्बी रोधिरोधकों ने लैस है। बता दें, आईएनएस विशाखापट्टनम सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और घातक हथियारों और सेंसर से लैस है। आईएनएस विशाखापट्टनम का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 239 का उपयोग करने के लिए किया गया है। इसकी कुल लंबाई 143 मीटर है और ये भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंस में से एक है। हम निकल पड़े हैं प्राण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। इन लाइनों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, साथ में 2 तस्वीरें भी शेयर की। इनमें उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर राजभवन के गलियारे में घूमते नजर आए। इस दौरान मोदी और योगी के बीच किसी मुद्दे पर गहन चर्चा हो रही है। दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री भी साफ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे मोदी कोई सीख, कोई समझाइश योगी को दे रहे हों। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे।
कैप्टन ने ऐलान किया है कि मैं पटियाला से ही चुनाव लड़ूंगा। पटियाला 400 साल से उनके साथ रहा है, पटियाला उनकी रियासत रही है। सिद्धू की खातिर मैं पटियाला नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन की ये बात इसलिए अहम है क्योंकि अब तक वो कहते रहे हैं कि सिद्धू को किसी भी सूरत में नहीं जीतने देंगे। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन को अमरिंदर ईस्ट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। सिर्फ पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान के किसान भी कटाई के बाद पराली का निपटारा आग लगाकर ही कर रहे हैं। इससे पंजाब का वातावरण अधिक प्रभावित हो रहा है। कई दिनों से अमृतसर और पंजाब के अधिकतर शहरों का AQI खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। पंजाब की तरह पाकिस्तान में भी धान की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। पंजाब के कई किसान तो अब धान की कटाई के बाद बचने वाली पराली का निपटारा आधुनिक साधनों से कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी पराली को आग लगाकर ही खत्म किया जा रहा है, जिसका असर पंजाब के वातावरण पर भी काफी पड़ रहा है। गुजरात सरकार ने 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद अब कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल दोबारा खोलने का फैसला किया है। राज्य में 22 नवंबर से प्राइमरी कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि बच्चे अभी अभिभावकों की सहमति पत्र के साथ ही स्कूल आ सकेंगे। बच्चों को संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए सभी जरूरी कोरोना सावधानियों का पालन किया जाएगा। स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कक्षा 6 से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स की ऑफलाइन पढ़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने अब लगभग 600 से ज्यादा दिनों से बंद प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने का फैसला लिया है। देहरादून प्रशासन ने घोषणा की कि वो हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए खुले क्षेत्रों में प्लास्टिक या कचरा जलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा। साथ ही जिलाधिकारी की तरफ से नगर निगमों एवं संबंधित पद अधिकारियों को खुले में कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ चालान करने का भी आदेश दिया। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने पर्यावरणीय उल्लंघन को रोकने के लिए जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई को अमल में लाने को कहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से भारी बारिश के चलते शुक्रवार से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश है। इससे अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग अब भी लापता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कहा है कि NDFRF, पुलिस और दमकल के कर्मियों ने अनंतपुरम, कुडुप्पा और चित्तूर जिलों में आई भीषण बाढ़ से एक पुलिस निरीक्षक समेत कम से कम 64 लोगों को बचाया है। NDRF और SDRF की 17 टीम रायलसीमा क्षेत्र के 3 बाढ़ प्रभावित जिलों के साथ साथ दक्षिण तटीय आंध्र में SPS नल्लेरे में बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई है। गाजियाबाद के थाना क्षेत्र मुरादनगर जनपद पाइपलाइन रोड पर मथुरापुर गांव के सामने एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक डंपर ने 75 साल के एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर में आग लगा दी और रास्ता जाम कर दिया। नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 137 की एक सोसाइटी में आग लग गई। आपको बता दें कि पैरामाउंट फ्लोरीविला सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई है। आग के चलते मां ने बच्चे के साथ खुद को बालकनी में कैद कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ये घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आग लगने की वजह पता लगाने में जुटी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय पुलिस लगातार बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। इसी कड़ी में जनपद मुजफ्फरनगर शहर के जंगलों में उस समय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कुछ गोपक्षी को गोमांस ले जाते पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार जब पुलिस ने जंगलों में बदमाशों के रुकने का इशारा किया तो बाइक और स्कूटी पर सवार बदमाश नहीं रुके, बल्कि पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई गई। इसी बीच एक बाइक सवार के पैर में गोली लगी और बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले के बाद से ही पुलिस की ओर से लगातार जंगलों में बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं घायल बदमाश के ऊपर पहले से ही जनपद में गोकशी, चोरी, हत्या प्रयास जैसे संगीन धाराओं में लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। बहरहाल घायल बदमाश और घायल सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया है। हमारी कोतवाली पुलिस को एक इनपुट मिला था कि कुछ गोकश हैं और वो गोकशी करके आज माल ढोने की फिराक में है। इसी को लेकर जो शाहपुर रोड है उस पर पुलिस चेकिंग कर रही थी तो 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग आते हुए पुलिस को दिखाई दिए। जैसे ही पुलिस ने उनको रोका, पुलिस पर फायरिंग करते हुए वो नहर पुलिया की तरफ भागे। पुलिस ने पीछा किया
तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है जिसका नाम इफ्तिकार है, इफ्तिकार सन ऑफ इलियास, जो कि ममलाना रोड का रहने वाला है। और जानकारी में आया कि इसके ऊपर तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जिसके अन्य 3 साथी थे वो जहाँ चूँकि गन्ना है, गन्ने से निकलते हुए फरार हो गए हैं। उनकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, कॉम्बिंग लगातार जारी है उनको पकड़ने के लिए। यूपी के शाहजहांपुर में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले मेडिकल स्टोर में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस की छापेमारी में मेडिकल स्टोर के अंदर से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। वहीं मेडिकल स्टोर से कई प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद हुई। इसके साथ ही मेडिकल के मालिक श्रवण के घर से भी नशीली प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी हुई है। फिलहाल मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले मेडिकल स्टोर मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, शाहजहांपुर में युवा पीढ़ी लगातार नशे की जद में जा रही है। उसी का फायदा ये मेडिकल स्टोर वाले उठा रहे हैं और नशे के धंधे को बढ़ावा देकर अपनी जेबें भर रहे हैं। रोजा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता पाई है। इन्होंने शिखा मेडिकल स्टोर जो चर्च कॉलोनी में चलाता है, इसके मालिक श्रवण की गिरफ्तारी की है। इसके पास से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं और इनके खिलाफ अभी पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा इसमें संतोष व्यक्त किया गया है कि नशीले इंजेक्शन लेके वहाँ के युवक और लड़के चोरी आदि घटनाएं करते थे। इस प्रकार गलत कार्यों में लिप्त था, इसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। संभल जिले के डीएम संजीव रंजन ने सदर तहसील परिसर में स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम को कमियां देखने के लिए मिली इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए लापरवाही सुधारने की हिदायत दी और सुधार ना होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी डीएम ने कर्मचारियों को दे दी है। दरअसल संभल जिले के डीएम संजीव रंजन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर सप्ताह बूथों पर वोट बनवाने के लिए होने वाले कार्य को लेकर बेहद गंभीर दिख रहे हैं, जिसको लेकर डीएम आए दिन अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संभल जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और सूची पुनरीक्षण के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी होनी है। इस अवधि के बीच ही 4 विशेष अभियान भी आयोग द्वारा निर्धारित किए गए। मतदाता सूची पुनरीक्षण के डाटे की फीडिंग की जांच करने के लिए डीएम संजीव रंजन संभल सदर तहसील पर स्थित मतदाता पुनरीक्षण केंद्र पर पहुंचे, जहां डीएम ने कार्यालय के कर्मचारियों से विधानसभा वार डाटा फीड होने की जानकारी ली तो असमोली और संभल में विशेष तौर पर खामियां सामने आई। लापरवाही सामने आने पर डीएम ने कर्मचारियों से नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी। इसके बाद डीएम ने जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने और हर हफ्ते रिपोर्ट एसडीएम को सौंपने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। मेरठ में अपराध की घटनाएं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के नवीन बाजार में रविवार को एक बुक विक्रेता को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में व्यापारी को आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी से बदमाशों की पड़ताल शुरू कर दी। सुबह अचानक हुए इस घटनाक्रम से अन्य व्यापारी भी दहशत में हैं। आपको बता दें, कोतवाली के नवीन बाजार में व्यापारी पुनीत कुमार की किताबों की दुकान है। रविवार की सुबह पुनीत दुकान पर पहुंचे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से पुनीत गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के व्यापारी मौके पर पहुंचे, जब तक बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस और सीओ अरविंद चौरसिया मौके पर पहुंचे। सीओ अरविंद चौरसिया का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पड़ताल की जा रही है। घायल व्यापारियों की उपचार के लिए जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया है। घटना की रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।